नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। उससे पहले हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है साथी आप सभी के लिए। आप सभी को पता होगा कि आज पूरे बिहार में हर जिला में कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए मांग की जा रही है, आंदोलन किया जा रहा है। तो ये आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है साथी कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, वहाँ पे जाएं और उन सब का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई को थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर कर आप जा सकते हैं, ताकि उन सभी साथी जो आपका अधिकारों के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, तो आप सब भी अगर जाएंगे तो सरकार को लगेगा कि सभी विद्यार्थी, सभी छात्र बिहार के एक हैं और इस प्रकार से आंदोलन जो है वो और भी बुलंद हो पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइएगा, थोड़ा सा आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए है, ना कि सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए। बिहार के सभी छात्रों के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है साथी। इसको जितना आप लोग मजबूत करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, वो अलग बात है कि यह आंदोलन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सरकार के बीच, लेकिन हम सभी को मांग तो करना है। तो इस प्रकार से आप लोग जाइएगा ज़रूर, लेकिन याद रखें पढ़ाई को नुकसान नहीं होना चाहिए। पढ़ाई नियंत्रण करते रहिए। आपका एग्ज़ाम जो टाइम दिया गया है उसी टाइम में होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 11 है। इससे पहले आपका सारा का सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, तो जिन साथी नहीं देखे हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट सूचना है साथी, कल हम इरोटेरिया का आपका करेंट अफेयर अपलोड किए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 6 महीने का पूरा करेंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जितने भी घटनाएं हुए हैं, सारा का सारा आपका इसमें बुक में मिल जाएगा। अगर आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे अवेलेबल है तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। क्लास को पूरा देख लीजिएगा। 2 से ढाई घंटे का क्लास है। एक पार्ट में एक और भी लाने वाले हैं। ये आपका BPSC 69 और शिक्षक भर्ती जो होने वाला है अगस्त में, इसके लिए साथी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका होने वाला है। ठीक है, तो ज़रूर से देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम के लिए कम से कम 6 मंथ का करेंट अफेयर पूरा होना ज़रूरी है, जो कि इस बुक में कंप्लीट दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़रूर देखिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, यहूदियों के धार्मिक अध्याय को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए साथी, यहूदियों को जो धार्मिक अध्याय है इसको क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका मूसा संहिता। अब मूसा संहिता क्या होता है? तो मूसा संहिता को ही हम क्या कहते हैं साथी? तो तोरह कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरह कहते हैं। तोरह क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहूदी धर्म का यह धार्मिक अध्याय है। क्या? मूसा संहिता या फिर तोरह जो है यह किसका धार्मिक अध्याय है? तो यहूदियों का। इसको आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी से बता दें, एक गैलरी ऑफ रास्कल्स के पुस्तक जो है साथी, इसके लेखक कौन हैं? जल्दी बता दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या? तो साथी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड जो हैं ये साथी आप सभी को याद रखना होगा। यह किसके लेखक हैं? तो एक गैलरी ऑफ रास्कल्स के लेखक हैं, जो कि द रूम, द सत, द ब्लू एग्बेर और आपका एक और इनका लेख है, वो क्या है नाम? तो वो उसका नाम है साथी स्टुअर्ट्स इन द नाइट। ये सारे जो लेखक हैं साथी, यह जो सारे जो लेख है यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है साथी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है, मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन हैं? जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। यह आपका एक प्रकार से कहा जाए तो करेंट का भी मुद्दा है, करेंट का टॉपिक है, क्या हो जाएगा साथी? मुकुंद
के बाद जो द हिंदू के संपादक रहे हैं कौन रहे हैं, तो याद रखना है आप सभी को, यह होंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, सुरेश नामथन। ठीक है, सुरेश नामवत जो हैं यह आपका रहे हैं, जो कि 2019 में ये अपने पद को संभालते हैं। साथ ही कब संभालते हैं, 2019 में, और अभी तक वर्तमान में यही हैं द हिंदू के संपादक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है आपका बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही बहुत ही इजी प्रश्न है आप सभी के लिए। बिहार दिवस के बारे में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हम आपको डिस्कस नहीं किए हैं। बिहार से लेकर बंगाल तक सारा का सारा आपको चीज़ बताया गया है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी दिया गया है, इस प्रकार से आप लोग जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। वर्ष 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद साथ ही हम क्या करते हैं, तो इस दिवस को याद के रूप में मनाते हैं। किस दिवस को, तो 22 मार्च को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी आपका कि गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई है। जल्दी से बता दीजिए गांधार कला जो है किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आती है साथी, यह आपको बताना है। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो साथी बी। ठीक है, महायान शाखा। महायान शाखा क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। गांधार कला का विकास कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में आपसे पूछ देगा, तो कुषाणों के समय में हुआ था साथी। और गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था। ठीक है, बात को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें इसके बारे में, तो इस शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्ति का संबंध महायान शाखा से है। आपको हम जब बुद्ध धर्म पढ़ाए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बुद्ध धर्म जैन धर्म सब पढ़ाया गया है। तो बुद्ध धर्म से जो था साथी, गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बुद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ जाते हैं। एक आपका हीनयान होता है, एक महायान होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यह जो शाखा थी किस शाखा थी, तो यह महायान थी। इस प्रकार से आप लोग समझते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। जल्दी से बता दीजिए, आपको कई बार बताया गया है यह प्राचीन समय के आपके सारे के सारे यात्री हैं जो कि भारत में यात्रा करने आते हैं, और किसके किसके शासनकाल में आते हैं यह भी हम बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपका चैनल पे सारा प्राचीन भारत इतिहास पढ़ाया गया है। बिहार कांस्टेबल का आप थंबनेल होगा साथी, तो उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। हम बार बार बोलते हैं कि ऐसा नहीं है बिहार कांस्टेबल दिल्ली पुलिस हम पढ़ा रहे हैं तो सब अलग है। सब जीएस एक ही रहता है। आप किसी भी क्लास को छोड़ा मत कीजिए, सबको देखा कीजिए। जीएस कोई अलग नहीं होता है, सारे पूरे देश का जीएस एक ही है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका फायान मलेशिया। यह क्या था साथी, फायन जो था यह क्या था, तो चीनी यात्री था। ठीक है, यह मलेशिया जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब फायन कब आता है, तो याद रखिएगा फायन जो आता है साथी भारत, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। कब आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाला यह व्यक्ति था और इसका मुख्य उद्देश्य ही था बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना। तो फायन के बारे में याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ पे किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, सब पे बात करेंगे। आपका यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन भी है, तो जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप सी है, यहाँ पे डी है, उसके बाद यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और बी है। तो क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। साथ ही कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया गया था यह आपका 12वीं शताब्दी में करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण किया जाता है साथी यह कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे और दिल्ली सल्तनत के यह पहले वंश थे। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे साथी गुलाम वंश के पहले संस्थापक, पहले यह शासक रहे हैं दिल्ली सल्तनत के। इनके द्वारा कुतुब मीनार का क्या करवाया जाता है, तो साथी निर्माण करवाया जाता है, जो कि पूरा नहीं करवा पाते हैं। और पूरा कौन करवाते हैं, तो इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश कब आते हैं, तो कुतुब मीनार के बाद आते हैं, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश। सारा डिटेल में बताया गया है, तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं साथी। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, अब आपको यह बताना है कि जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक है, किसके याद में इसका निर्माण करवाया था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से बताइएगा, जितना ज़्यादा सर्च कीजिएगा उतना ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है सिख गुरु जिन्होंने, ध्यान दीजिएगा, जफरनामा को फारसी में लिखा था, जल्दी से बता दीजिए वह कौन से गुरु थे जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह आपका होगा साथी गुरु गोविंद सिंह, जो कि आप सभी को पता होगा गुरु गोविंद सिंह के बारे में। यह साथी 10वें गुरु और अंतिम गुरु हैं सिख धर्म के, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में और भी, तो याद रखिएगा साथी, यह आपका 1705 में, कब, 1705 ईस्वी में साथी यह लिखा गया था। जफरनामा दशक ग्रंथ एक है, जो कि इसकी भाषा फारसी थी। इसे निसंदेह गुरु गोविंद सिंह का यह पत्र आध्यात्मिक, कूटनीतिक और तथा शौर्य का अद्भुत मिश्रण माना गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न का लेवल कैसा है जरूर आप लोग बताइएगा। कहता है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, जल्दी से बता दीजिए साथी, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो है यह टैगलाइन क्या है आपका, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर क्या, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार जो है इसका क्या तात्पर्य है समझिएगा, बिहार राज्य पर्यटन विकास की टैगलाइन आपका ब्लिसफुल बिहार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जो कि आगे हम बात करें तो कहता है स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे, कौन थे साथी, गुरु नानक गोविंद सिंह जी, या फिर दिलीप सिंह, या फिर महाराजा रंजीत सिंह, इसमें से कौन हो जाएंगे, जल्दी बताइए। स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना कौन करते हैं, तो साथी याद रखना है आपको, महाराजा रंजीत सिंह करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। इस सिख राज्य को सरकार ए खालसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि सरकार ए खालसा किसके शासनकाल में, किसके समय में स्थापित की गई थी, तो साथ ही राजा रंजीत सिंह के शासनकाल में स्थापित की जाती है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है संग्रहालय और उनके स्थान को मिलाएं, चलिए बताइए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं संग्रहालय है और आपका नीचे में दिया गया स्थान है, तो कौन सा संग्रहालय कहाँ पे है आप लोग बताइए। यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आप सभी लोग, आशुतोष संग्रहालय है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है, केली को संग्रहालय है, राजा केलंकर संग्रहालय है। आपका ऑप्शन दिया गया है मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, तो कहाँ पे हो जाएगा जल्दी बताइए, और पुणे है। अब आप लोग यहाँ पे आंसर लगाइए, क्या होगा, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका साथी क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा, क्या होगा, सब बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका आता है आशुतोष संग्रहालय, कहाँ है, तो कोलकाता में है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, ये कहाँ है, तो साथी यह मुंबई में है। उसके बाद आपका केली को संग्रहालय है, यह कहाँ है, अहमदाबाद में है। और राजा केलकर संग्रहालय यह आपका साथी पुणे में है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ है। देखिए एक बार नहीं बहुत बार बताया गया है साथी कि फ्रांसीसियों को किस युद्ध के बाद यहाँ पे कमज़ोर फ्रांसीसी हो जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको यहाँ से निकाल देती है भारत से। तो जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा युद्ध था, वो कौन सा युद्ध था, आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, साफ साफ यहाँ पे आंसर दिख रहा है, जल्दी से बताइए क्या होगा। यह आपका वांडीवास का युद्ध होगा। आपको बताए थे वांडीवास के युद्ध के बारे में, जो कि 1760 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित होता है। इस युद्ध के साथ बंगाल में बंगाल एवं भारत में फ्रांसीसी युद्ध के बाद साथी यह व्यापारिक दृष्टिकोण से पतन हो जाता है। किसका, तो फ्रांसीसियों का। कहाँ पे, पूरे भारत में और खासकर बंगाल में, इसको याद रखेगा। और फिर एक प्रकार से अकेले कौन हो जाती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी समय से फिर उसका दोहन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होने दीजिएगा, एक सेकंड क्लियर होने दीजिएगा थोड़ा। चलिए कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय साम्राज्य ने राज्य आहरण के लिए
हड़प नीति का पालन नहीं किया है। अब आप लोग बताइए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्या? तो हड़प नीति। हड़प नीति के तहत ही साथ ही क्या किया जाता है, तो भारत के जितने भी प्रांत थे, जितने भी नवाब थे, सबको क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई शासक थे, कौन शासक थे अभी जिक्र करेंगे, पहले आप लोग आंसर दीजिए। तो उन सभी को अपने क्या मिला जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लेती है। ठीक है, तो अब बताइए कि यह हड़प नीति किसके द्वारा किया गया था, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प नीति का पालन किसने नहीं किया था। साथ ही यह आपका होगा क्या, तो याद रखेंगे पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पंजाब होगा। अब हम बात करेंगे हड़प नीति पे, ध्यान से सुनिएगा। पंजाब को हड़प नीति से नहीं बल्कि साथ ही इसको द्वितीय सिख युद्ध जो कि 1840 में होता है, इसके द्वारा जीता गया था। इसे तोप का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा यहाँ पे क्या, तो साथ ही पूछ देगा कि तोप के युद्ध से किस संधि को जाना जाता है। तो याद रखना साथ ही यह आपको कौन सा हो जाएगा, तो द्वितीय सिख युद्ध को जाना जाता है, या फिर आपको कह देगा कि साथ ही यह पंजाब को जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीतती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें थोड़ा सा और भी, तो साथ ही अंतिम सिख शासक को लंदन भेज दिया जाता है और पेरिस में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह आप लोग याद रखेंगे अंतिम सिख शासक के बारे में। चलिए, उसके बाद आपका कहता है डच की भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी। जल्दी से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डच की जो कंपनी थी साथी, इसकी जो सबसे पहली आपका कोठी कह लीजिए, बस्ती कह लीजिए, यह कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो यह आपका होता है कहाँ पे, पुलिकट में। अब यह पुलिकट कहाँ है, ध्यान समझना है कि साथ ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होती है कब होती है, 1602 ईस्वी में होती है, समझना है आपको ध्यान से। उसके बाद 21 वर्षों के लिए साथी मसाले के व्यापार के एकाधिकार के साथ यह कहाँ आती है, तो भारत आती है। और पहली बस्ती इसका कहाँ था, तो कुलीकट में था। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम बात करें तो कहता है हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। देखिए, मेरा आइकॉनिक एस्पिरेंट का जो चैनल है साथी, वो इसीलिए जाना जाता है ताकि यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्लास होता है, ये मुझे पता है, लेकिन हम डिस्कस ना करें, हम आपको डिटेल ना बताएं तो फिर बेकार है, मुझे पढ़ाना बेकार है, 1-1.5 घंटा बर्बाद करना। ठीक है, तो इसलिए हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपको समझ में आना चाहिए। मेरा पहला उद्देश्य ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, पहला उद्देश्य यह भी है कि आपको जानकारी हो। जानकारी होगा तो अपने आप एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंटी में रैयतवाड़ी प्रणाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत करने वाला कौन था। जल्दी से बता दीजिए। साथ ही 3 प्रकार का भू राजस्व जब आप पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आप भू राजस्व नीति को पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 प्रकार की आपको नीति को पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका रैयतवाड़ी प्रणाली है साथी, यह आपको बताइए किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। यह हो जाएगा आपका किसके द्वारा साथी, तो ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो के द्वारा। ध्यान से समझना है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कहा जाता है भारत में। ब्रिटिश काल के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा ही किया गया था, यह आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। जल्दी से बता दीजिए। बहुत बार हम चर्चा किए हैं साथी कि द्वितीय गोलमेज 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कब, तो 1930 से लेकर आपको 32 तक। ठीक है, इसमें हम बहुत बार चर्चा किए थे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में पहले भारतीय नेता कौन थे, ये सब हम जिक्र किए हैं। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। ये हो जाएंगे साथी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू याद रखिएगा, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अभी हम बताए हैं, यह आपको 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं जो कि
30 से लेकर आपका 32 तक चलता है। ठीक है, इसमें साथ ही प्रतिनिधित्व जो की थी वह आपका सरोजिनी नायडू ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से सफल रहा। दलित नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार किया था। और यही उसके बाद साथी क्या होता है, तो पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है, जो कि 1932 में होता है। किसके बीच होता है? तो गांधी जी के बीच होता है और भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अब आपसे पूछ देगा कि ये पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, तो साथ ही यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, सारे बात आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करें। अब यह बताइएगा कि यरवदा जेल कहाँ है, ये आपको कमेंट में बता देना है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से कहा जाए तो मोटिवेशन टाइप का यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट है, थोड़ा सा यहाँ समझना होगा। कहता है अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। यह आपका साथी क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू का यह स्टेटमेंट था, यह उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य यही था कि अंतिम उनका जो लक्ष्य था साथी जवाहरलाल नेहरू का क्या था, तो देश के प्रत्येक नागरिकों का आंख से आंसू पोंछ देना और उनके क्या करना साथी, यही अंतिम लक्ष्य था। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, मतलब कहा जाए कि अपने भारत को इतना समृद्ध कर देना उनका उद्देश्य था, ताकि हर गरीब से गरीब व्यक्ति एक सुखी समृद्धि अपना जीवन जी सके। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? जल्दी बताइए, बहुत बार बताया गया है, ये सब आपके लिए बच्चा वाला प्रश्न हो गया होगा अगर आपको सच में बताएं तो। सच में आप आइकॉनिक स्टूडेंट हैं, आइकॉनिक एक्सपीरियंस के साथ ही आप लोग विद्यार्थी हैं, तो ये सब मुझे लगता है कि आपका बच्चा वाला प्रश्न होगा। असहयोग आंदोलन पूछ रहा है, स्वदेशी आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना है, स्वराज पार्टी है। क्या हम इसके बारे में जिक्र नहीं किए हैं? बहुत बार किए हैं, बहुत बार किए हैं। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका साथी क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय सेना, जो कि सुभाष चंद्र बोस क्या है साथी, ये सही मिलान है। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था? बिल्कुल गलत है। स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था? बिल्कुल गलत है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी? बिल्कुल गलत है। कई बार हम आपको बताए हैं कि साथी ये जो हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन किनके द्वारा किया गया था? जल्दी जल्दी आप लोग बताते चलिए कमेंट में, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, आपको जल्दी बताना है। हम आंसर दे चुके हैं, आपको कमेंट में अब बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। उससे पहले थोड़ा सा हम बता ही देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, याद कीजिए आप सभी लोग। उसके बाद आता है आपका स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा होता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा होता है। आप लोग याद रखिएगा, मिलान कर लीजिए। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही होता है। उसके बाद आपका स्वराज पार्टी का गठन होता है, यह किनके द्वारा होता है? साथ ही यह आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है। ये आपको यह याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजन हो गई थी? जल्दी से बता दीजिए, उदारवादी और उग्रवादी जो था साथी, यह दो संगठन के रूप में, जो दो विचारधारा के रूप में कांग्रेस का कब विभाजन होता है? तो साथी यह आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कब? तो वर्ष 1907 ईस्वी में। याद कीजिए, वर्ष 1907 ईस्वी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हो रहा था। यह आपका कहाँ हो रहा था? तो सूरत में हो रहा था। इसी समय साथी क्या होता है, तो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है एक गर्म दल और एक नरम दल में। ठीक है, ये सभी बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते डैश किसने लिखा है? गांधी जी का प्रिय गीत, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, गांधी जी का प्रिय गीत के बारे में चर्चा कर रहा है, अर्थात इंपॉर्टेंट है। वैष्णव जन ते डैश किसने लिखा है? तो यह आपका हो जाएगा किसने लिखा है साथी, तो आपका
नरसिंह मेहता ने लिखा है। वैष्णव जयंती नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया है और नरसिंह मेहता गुजराती साहित्य के संबंध में हैं, यह आप लोग याद रखिएगा। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और डेप्थ में प्रश्न बता रहे हैं, तो साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन जो है इतना लेवल का नहीं पूछेगा, फिर से बता रहे हैं, लेकिन तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। देख रहे हैं कि बीपीएससी और बिहार सरकार का क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, बार बार कुछ ना कुछ बदल रहा है ताकि बिहार के छात्र का सिलेक्शन ना हो सके। हो सकता है यह भी चाल हो कि आपसे प्रश्न का लेवल भी हाई कर दे। बोला गया है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपसे पूछ दिया जाए एसके पांडे और ये सब का बुक का सिलेबस का, यूपीएससी और बीपीएससी का सिलेबस का पूछ दिया जाए। थोड़ा सा आप लोग तैयार रहिएगा पहले से, तो बेटर रहेगा। यहाँ सरकार की कोई भरोसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। कई बार बताया गया क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। साथ ही कौन सा खगोलीय पिंड है जो कि पृथ्वी से दूरी पे सबसे स्थित है, क्या हो जाएगा जल्दी बताएं। तो साथ ही यह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा सौर मंडल के 8 उपग्रह में से खगोलीय पिंड में वरुण जी को हम नेपच्यून कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है, क्या हो जाएगा जल्दी बताते चलिए। यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा तो मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ है जल्दी बताइए, मंगोलिया कहाँ है जल्दी बताइए। यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास जब पढ़ेंगे तो वह कौन व्यक्ति था जो कि यहाँ से साथी आता है, भारत को लूट कर ले जाता है, भारत पे आक्रमण करता है, ये आपको कमेंट में बताना है। मंगोलिया का शासक कौन था, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइएगा। इतिहास बहुत बढ़िया करना है आपको, इतिहास से आपका कम से कम साथी 20 क्वेश्चन, 20 से 25 तो 100% क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, क्योंकि बीपीएससी में अगर देखा जाए तो अकेले इतिहास के सिर्फ 35 प्रश्न रहते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा साथी उसमें तो कम से कम 20 तो क्वेश्चन रहेगा ही, गारंटी है 20 क्वेश्चन कम से कम आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे। तो ये आपको बढ़िया करना होगा साथी इतिहास को। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और यह हम जो आपसे पूछे हैं। उसके बाद कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग देख लीजिए, यह हो जाएगा आपका एशिया। ठीक है, अगर एशिया नहीं होता तब क्या होता, तब अफ्रीका होता, लेकिन पहले एशिया हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में आपका एशिया दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताएं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पश्चिम विक्षोभ या हम इसको कह लें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी इलाके के सर्दियों मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो कि वायुमंडल की ऊंची सतह के में भूमध्य सागर अंध महासागर से नमी लाकर अचानक वर्षा कर लेती है। और यह प्रभाव कहाँ पड़ता है साथी, तो भारत के पंजाब राज्य तथा अन्य उत्तरी राज्यों में पड़ता है। जैसे आप उत्तरी राज्य आपका कौन कौन है, तो पंजाब हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, इस प्रकार से आपका हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तरी इलाके का यह बात की जा रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है आपका पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है जल्दी से बताइए। आपको कितना बार बताया गया है पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट इस ओर है, पूर्वी घाट इस ओर है, जिसमें अलग अलग तट हैं। कौन कौन तट हैं, कई बार बताया गया है, कोकण तट है, कोरोमंडल तट है, ये सभी। तो आप लोग यहाँ पे बताइए कि क्या कारण है, यहाँ पे जल्दी से यहाँ आंसर कर दीजिए कारण क्या है। इसका कारण जो है साथी यह क्या है, तो आपको याद रखना होगा यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब इसका मतलब क्या होगा समझना है फिर से आपको। किसी पर्वत श्रेणी के पवन विभूत ढाल पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्प होती है, तब साथी वहां पर्वत श्रेणी के पवन विमुख ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती है। ध्यान से समझना है, आर्द्र हवाएं क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। और इसी क्षण को हम क्या कहेंगे, तो साथ ही इसी क्षण को हम पर्वत श्रेणी को पार करके पवन को
विमुख ढाल के नीचे उतारती है तो यह गर्म और शुष्क हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा होने की जो संरचना था हम शॉर्ट फॉर्म में समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। देखिए, परियोजना के बारे में हम बहुत बार बताए हैं परियोजना के बारे में, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। यह होगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नापता झाकड़ी विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, जो कि इस जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं साथी, जो कि आपका इसमें अगर विद्युत ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने की अगर बात की जाए तो कितना है, 1500 मेगावाट है। ठीक है, सॉरी 1500 मेगावाट है साथी, याद रखिएगा। जो कि कहाँ पे है, तो यह आपका सतलुज नदी पर स्थित है। पूरा डिटेल में बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा, कितना भी घुमा के पूछेगा, 100% सही करना है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। टिहरी बांध जो है किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है, तो साथी यह हो जाएगा आपका क्या, भागीरथी। अब भागीरथी कहाँ है समझना है। टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भागीरथी नदी पर निर्भर किया गया है साथी, निर्मित किया गया है। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध बनाने का जो कार्य है साथी, यह कब किया गया था, तो 1978 में किया गया था। इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, याद रखिएगा। जिसका पूरा अगर कार्य हम आपसे पूछ दिया जाए कि इसका पूरा काम कब हुआ है, तो वर्ष 2006 में हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताए हैं, सारा चीज़ याद रखिएगा। देखिए, हम बहुत कुछ बताते हैं जो कि आपको लिखिएगा तभी याद रहेगा, हर चीज़ आपको माइंड में नहीं रहेगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, जब से आपका शिक्षक भर्ती वाला यहाँ हमारे चैनल पर क्लास स्टार्ट हुआ है, तब से ही बोल रहे हैं कि हम जितना कुछ बोले आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब तक अगर आप नोट डाउन करते हैं तो 100% बता रहे हैं कि आपको कोई कोचिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता और आप बहुत ही बेहतर होते। दूसरे कोचिंग वाले स्टूडेंट के लेवल में आप बहुत आगे होते, क्योंकि आपको अगर हम बात करें साथी, तो लगभग हम आपको 1500 से ऊपर फैक्ट बता दिए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ज़्यादा ही बताए होंगे, कम नहीं बताए होंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दी से बता दीजिए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। पश्चिम बंगाल में कौन सा नहर है, तो साथ ही यह हो जाएगा आपका कौन, एडन नहर। एडन नहर भारत की प्रायद्वीपीय नदी दामोदर से निकल गई है, जो कि पश्चिम बंगाल की निश्चित नहर है। और इसकी लंबाई आपसे पूछ दे तो याद रखना है 54 किलोमीटर। ठीक है, यह आप लोग याद रखेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समस्या हो रहा होगा कि सर प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है। देखिए, प्रायद्वीपीय नदी हम उसको कहते हैं साथी, जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो आप भारत को देखिए, जो भारत का यह दक्षिणी भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, किसी भी क्षेत्र को इसलिए कहते हैं साथी प्रायद्वीपीय, जो भी भूभाग 3 ओर से पानी से घिरा हो। जैसे आप देखते होंगे भारत जो अपना है, इधर से भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है और नीचे भी समुद्र है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय कहेंगे। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं हर चीज़ क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है, जल्दी से बता दीजिए। टिहरी बांध को पानी जो है किस नदी से मिलता है। अभी जस्ट हम यहाँ पे जिक्र किए हैं, क्या होता है, तो भागीरथी नदी से मिलता है। सिंपल है, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना है, हम कर चुके हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे विशाल चिनाब बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था। सबसे विशाल चिनाब बांध का निर्माण जो हुआ था यह किस नदी पर हुआ था, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो महानदी। अब महानदी कहाँ है, सिंचाई, ध्यान दीजिएगा, सिंचाई की अगर बात की जाए तो पहले सिंचाई की बात नहीं, पहले चिनाव की हम बात करेंगे। चिनाव बांध का निर्माण महानदी पर हुआ है, जहाँ पे चिनाव गांव के पास स्थित होने के कारण इसका नाम ही चिनाव बांध रख दिया गया है, जो कि यह हीराकुंड बांध का एक भाग है। अब आपको बताना है कि हीराकुंड बांध भी कहाँ है, ये आपको कॉमेंट में बताना है। हम बताए हुए हैं आपको हीराकुंड बांध के बारे में। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है, जल्दी से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। मुल्ला पेरियार की जो बांध की जो झगड़ा है यह किस 2 राज्यों के बीच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो साथ ही तमिलनाडु और केरल के बीच है। ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध केरल में
पेरियार नदी पर स्थित है एक गुरुत्व बांध है। इस बांध का विवाद केरल और तमिलनाडु के बीच है। अब आपको बताना है कि यहाँ मुल्ला हटाकर पेरियार, या पेरियार किस महान व्यक्ति का नाम है साथी, यह आपको बताना है। आप जब आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, तो सामाजिक पुनर्जागरण पढ़ेंगे, फिर एक आप पढ़ेंगे अलग अलग समुदायों के साथ, अलग अलग व्यक्ति के साथ साथ ही अपने समाज में सुधार आंदोलन आता है, आप पढ़ेंगे सुधार आंदोलन। तो वहाँ पे आप देखेंगे साथी एक भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, उसको उन्हें सब जानता है, लेकिन ज्योतिबा फुले उसमें महान व्यक्ति हैं, पेरियार उनमें महान व्यक्ति हैं, इनको भी आप सभी को जानना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इनका भी योगदान रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर यह जगह का नाम पड़ा है। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। कौन सा सीमा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। यह कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। साथ ही यह होगा आपका सिक्किम में। ठीक है, नाथुला सिक्किम में भारतीय सीमा पर स्थित है, जहाँ पे 44 वर्षों के बाद साथ ही भारत और चीन के साथ व्यापार शुरू हुआ है। चलिए उसके बाद हम बात करें तो केरल की मौन घाटी है। केरल की मौन घाटी कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए। तो यह आपका होगा कौन सा, तो पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जनजातियां हैं, इसको क्या कहते हैं, तो केरल की मौन घाटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर्मदा नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्योग्राफी में हम बार बार आपको बोल रहे हैं, अभी भी टाइम है कि आप लोग कम से कम नदी तंत्र, जो आपका ज्योग्राफी का एक चैप्टर आएगा नदी तंत्र, पढ़ लीजिए। पर्वत पठार पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा 100% बता रहे हैं। एक दिन का मेरा काम नहीं है, एक दिन का मेरा अनुभव नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, आप लोग फंसिएगा, मेरा बात आप लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा साथी, तो ये होगा आपका अमरकंटक। क्या, अमरकंटक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अमरकंटक के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। नर्मदा नदी साथी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। यह अरब सागर से गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी है। आपसे पूछेगा, आप यहाँ पे एक और नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है, तो याद रखना है साथी वो कौन है, तो नर्मदा नदी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलमाती बांध किस नदी पर बना है। अलमाती बांध जो है किस नदी पे बनता है साथी, तो याद रखना है आप सभी को, यह होगा आपका कृष्ण। ठीक है, कृष्णा नदी पर। अब कृष्णा नदी कहाँ है, जल्दी बताइएगा। साथ ही कृष्णा नदी कहाँ है, तो कृष्णा नदी जो है यह आपका आंध्र प्रदेश में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जहाँ पे क्या होता है, तो एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जहाँ पे साथ ही आपको याद रखना है सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, उसको क्या कहेंगे, तो एक बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार से आपको समझना है अच्छे ढंग से। अब हम चलते हैं आगे, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है विकासशील देश में ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित है, कौन है। विकासशील देश में ऐसे स्तर जो कि लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित हैं, वह कौन है, तो वो हो जाएंगे आपका प्राथमिक क्षेत्र। उपभोग परिदृश्य विकासशील देश में प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलता है साथी, क्योंकि विकास का प्रथम स्तर ही क्या है, तो साथी प्रथम स्तर ही होने के कारण यह गहन परिश्रम की आवश्यकता होती है, जो कि प्रथम क्षेत्र में अधिक होना, जैसे कि प्राकृतिक आपका हो गया, कृषि क्षेत्र पर आधारित किसान हो गए, ये सभी आपका इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल। हम बात करें अगर आगे, तो ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है। चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपके दिखा दिए हैं, अब ऑप्शन भी दिखा देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथ ही क्या, तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंचाई व्यय। ठीक है, सिंचाई व्यय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है ध्यान दीजिएगा, गैर आकलित धान को उपयोगी उद्देश्य हेतु प्रवाहित करने के लिए सरकार ने किस स्कीम को प्रस्तावित किया है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। तो यह होगा आपका विशेष वाहक बॉन्ड, जो स्पेशल वियर बॉन्ड्स कहते हैं, यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको कब पारित किया गया था साथी, इस अधिनियम को आपका वर्ष 1981 में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सस्ती मुद्रा चीप मनी में आस्य है, क्या है आस्य है साथी चीप मनी में, तो यह आपका होगा कम ब्याज दर। ठीक है, सस्ती मुद्रा से तात्पर्य है मुद्रा की आसानी से उपलब्ध
अर्थात ब्याज की दर को कम करके मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे, सस्ती मुद्रा कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। जल्दी से बता दीजिए। समवर्ती सूची के बारे में बहुत चर्चा की है। 3 सूचियां हैं, एक है संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची। तो यहाँ पे बताइए, सब कुछ डिटेल में बताए हुए हैं। देखिए आपको लगभग हम अगर बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट से ही हम आपका पूरा सिलेबस कवर कर दिए हैं, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको छोटा होगा। तो जल्दी से बता दीजिए समवर्ती सूची के बारे में क्या इसका सही है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी, क्या, शेयर बाजार और वायदा बाजार जो है क्या है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो 52 विषय हैं। ठीक है, क्योंकि मूल संविधान में 37 विषय दिए गए थे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो याद रखिएगा 47 थे। ठीक है, 47 थे, लेकिन वर्तमान में यह 52 हो गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब आपका आ गया राज्य सूची। जल्दी से बता दीजिए, कृषि है, दंड विधि है, शिक्षा है या फिर रक्षा है। राज्य सूची में कौन सा आएगा साथी, कृषि आपका क्या होगा, तो राज्य सूची में आएंगे, इसको आपको याद रखना होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपका शिक्षा जो है यह किस विषय में आएगा, साथी शिक्षा जो होगा यह समवर्ती सूची आएगा, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गलती मत कीजिएगा, यह क्या होगा, तो समवर्ती सूची आएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है। अब बता दीजिए आप लोग, संघ सूची में शामिल नहीं है कौन, जनगणना है, बैंकिंग है, मजदूर है या फिर विदेशी कर्ज है। संघ सूची की बात की जा रही है। संघ सूची का मतलब होता है केंद्र के अंतर्गत। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका मजदूर संघ जो है यह क्या होगा, तो यह आपका संघ सूची में शामिल नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। कितनी बार बताया गया है 7वीं अनुसूची के बारे में, 8वीं अनुसूची के बारे में, खासकर 9वीं अनुसूची के बारे में, तो सब बताए हैं हम आपको। जल्दी से बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। यह आपका होगा साथी क्या, तो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है यह कहाँ उल्लेखित किया गया है, तो हमारे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है साथी, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और यह आपका हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत विधायिक शक्तियों को 3 अनुसूचियां में बांटा गया है, क्योंकि पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। यह अनुच्छेद आपका 200, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, लिखिएगा, अनुच्छेद 246 246 संसद और राज्य विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया है। तो आपसे पूछ देगा किस अनुच्छेद के तहत, साथ ही 246। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है। जल्दी से बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे और भी ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं। अब आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, जल्दी से आप लोग कर दीजिए। आपको हम ऑप्शन भी यहाँ दिखा दिए हैं। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करें तो इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी भी धर्म का वो पक्ष नहीं लेगा, उसी का क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। अब आपको यह बताना है कि साथ ही यह भारतीय संविधान में या फिर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें यह धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको यह बताना है। हम बहुत बार जिक्र किए हैं इसलिए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं तो नहीं पूछते हैं। जल्दी से आप लोग बताइएगा इस सारी चीज़ को। देखिए प्रश्न पूछने का उद्देश्य हमारा यही है कि आपका जो पहले का क्वेश्चन है आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग सर्च कर कर भी बताइए ताकि आपको 1 नंबर का वहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, यही एक मेन पॉइंट होता है साथ ही, ताकि आपको जो अब हम क्वेश्चन पूछें तो आप उसको सर्च कीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन वहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये आंसर जरूर देना है कि यह धर्मनिरपेक्ष कब आया था, किस संविधान संशोधन में आया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
थोड़ा सा क्लियर होने दीजिएगा। कह रहा है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। देखिए यह बात तो हम जिक्र किए हैं कि विश्व का पहला जो ऊंट अस्पताल है साथी यह कहाँ पे है, तो दुबई में है। कहाँ पे है, दुबई में है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची में शामिल है। चलिए बता दीजिए संवर्धित सूची का इसमें से कौन सा विषय हो जाएगा। तो साथी व्यापार संघ जो है ये किसका विषय है, संवर्धित सूची का है। जाहिर सी बात है कि जो व्यापार है साथी यह कौन देखरेख करेगा व्यापार का, तो यह आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है व्यापार। चलिए उसके बाद हम बात करें, कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगार को राहत डैश सूची का विषय है। किसका है, संघ, राज्य से, वैश्विक या फिर संवर्धित। जल्दी से बता दीजिए संवर्धित सूची जो कि आपका 7वीं अनुसूची में साथी वर्णित विकलांग को और बेरोजगार को राहत पैकेज देने का जो बात की गई है यह किस सूची में की गई है आपको बताना है। तो यह होगा आपका राज्य सूची में। ठीक है, राज्य का सरकार क्या करेगी, तो अपने राज्य में सभी जो भी मतलब हैंडीकैप लोग हैं, ठीक है, उनको या फिर जो भी बेरोजगार हैं उनको क्या करेगी, तो कुछ राहत के लिए कुछ उनको सहायता प्रदान करेगी। इसको आप लोग याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला सूची का विषय है। थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यह क्या होता है हम समझाएंगे। दिवाला क्या होता है, शोधन अक्षमता क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ पे आंसर को करेंगे। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका साथी संवर्धित सूची। अब समझिएगा कहता क्या है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संवर्धित सूची को विषय में एक शोधन अक्षमता और दिवाला का विषय रखा गया है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। हम बात करें आगे तो कहता है देश सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोग में निहित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा डैश सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है यह जनता के द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है। किसमें, सत्तावादी में, निरंकुश में, राजकीय में या फिर लोकतांत्रिक में। साथ ही जब भी आपको यह प्रश्न पूछा जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, तो आपको लोकतांत्रिक लगाना है। क्या कह रहा है, डैश सरकार अर्थात लोकतांत्रिक सरकार में ही ना कोई भी क्या करेगा साथी, तो जनता की शक्ति किस में निहित है, जनता में, लोगों में। यह किस सरकार के अंतर्गत है, किस व्यवस्था के अंतर्गत है, तो लोकतंत्र में। यह आपको याद होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या है, तो जनता के हाथों में शक्ति होती है, जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता जिसको चाहेगी उसको गद्दी पर बैठा सकती है, कुर्सी पर बैठा सकती है। क्या यह निरंकुश शासक में था, नहीं था। क्या यह सत्तावादी में था, नहीं था। क्या यह राजकीय में था, नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि निरंकुश जो थे वो क्या थे साथी, तो निरंकुश थे। वह मार काट कर युद्ध आक्रमण कर वो क्या करते थे, तो अपना शासन पे बैठे हुए रहते थे, या फिर हम कह लें वंशानुगत चलता रहता था। इस प्रकार से आप लोग समझिएगा। उसके बाद हम बात कर ले तो कहता है एक बम चांद पर विस्फोटित होता है, पृथ्वी पर उसकी ध्वनि सुनाई देती है कितने मिनट में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही जल्दी से बता दीजिए एक बम चांद पर विस्फोटित होता है, पृथ्वी पर उसकी जो ध्वनि होगी, आवाज़ होगी, वह सुनाई देगी कब, ये आप लोग बताएं कितने देर में वो हमें पृथ्वी पर आवाज़ आएगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो साथ ही यह आपका 3.7 घंटे बाद सुनाई देगा। ठीक है, अगर मानकर चलिए कोई भी विस्फोट आपको पृथ्वी पर होता है, ठीक है, तो वह विस्फोट आपको धरती तक पहुंचते साथी अर्थात नीचे जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचते कितना टाइम लगेगा, तो साथी 3.7 घंटे लग जाएंगे। यह आप लोग याद रखिएगा। लगभग आपको 3.5 से 3.25 घंटा लग जाएगा। चलिए एक सेकंड साथी, एक सेकंड। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे साथी, थोड़ा सा गलती हो गया है। देखिए इसका राइट आंसर होगा विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ठीक है, हम भूल गए थे, क्षमा चाहेंगे साथी उसके लिए। वही तो हम सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे से। हाँ, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। क्या होगा, एक बम चांद पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर क्या होगा, उसकी ध्वनि सुनाई देगी, तो उसका ध्वनि सुनाई नहीं देगा। अगर पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का विस्फोट होता है तो साथ ही पृथ्वी अपने आप क्या होगा,
पृथ्वी अपने आप विनाश की ओर जाएगा। पृथ्वी पर किसी भी तरह का नुकसान होगा तो अपने आप हिलेगा डोलेगा, अर्थात जब वो हिल डोल करेगा साथी, तो जितने भी वहाँ पे जनमानस है, जितने भी वहाँ पे जीवन है, सब कुछ क्षति पहुँचेगा। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है कि विस्फोट की ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी, ठीक है। अचानक उसको हम क्या कह देंगे, तो प्राकृतिक आपदा कह देंगे, इस तरह से याद रखेगा। क्या आपको यह पता है कि जब भी भूकंप आता है तो क्या आपको भूकंप कब आता है, जब पृथ्वी पर प्लेट ऊपर नीचे किसी प्रकार से होते हैं, ये होता है, तो यही सब भूकंप का कारण होता है। तो क्या यह आपको समझ में आता है, क्या हमें सुनाई देता है, नहीं। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, एक्चुअली में आपका जो कल 3 से 4 घंटे का जो क्लास हुआ था साथी रोटेरिया का, उसके बाद मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करके चलते रहिएगा साथी, अपने भाई का थोड़ा सपोर्ट करेंगे। आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब तक आपका अगस्त तक पेपर नहीं होगा, आपका एक दिन भी क्लास एब्सेंट नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी आदर्श गैस के कणों की औसत गति ऊर्जा समानुपाती है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी आदर्श गैस के कणों की औसत गतिज ऊर्जा जो है समान अनुपातित है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा साथी क्या, तो याद रखना है आपका गैस के विशुद्ध तापमान के कारण। समझना है यहाँ पे बातों को कि आदर्श गैस की कणों की औसत गति जो ऊर्जा होगी साथी, इसका समानुपाती होगी। यह इसलिए होगा क्योंकि साथी तापमान में वृद्धि के साथ वस्तु की औसत गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी कारण से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद हम बात करें, देखिए थोड़ा सा आज हम स्पीड में भी चल रहे होंगे साथी, तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। स्पीड में चढ़ने का वजह यही है कि आज का दिन इम्पोर्टेंट है और मुझे भी निकलना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग शुरुआत में ही हम बोल दिए कि आज का दिन इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने अपने जगह पे, अपने अपने ज़िला में जहाँ पे भी यह हो रहा हो साथी, जहाँ पे भी लोग बुलंद आवाज़ कर रहे हों, जहाँ पे भी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ, इस शिक्षक भर्ती के खिलाफ, यह काला रूल के खिलाफ सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग जाइए और अधिक से अधिक भीड़ लगाकर, अधिक से अधिक लोगों का समर्थन लेकर आप लोग वहाँ पे सरकार को दिखाएं कि हम सभी एक हैं और यह आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है। मुझे भी निकलना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी के हक की लड़ाई है जो कि हम बैठ नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हमें भी आप सभी से विनती है कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी है जाइए, ज़रूर जाइए और उसका पूरी तरह से समर्थन कीजिए, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा साथी, समर्थन करना है ना कि उसमें पूरी तरह से डूब जाना है, ठीक है। समर्थन करते रहना है लेकिन अपना पढ़ाई जारी रखना है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हम एक बार नहीं 1000 बार बोल रहे हैं, आपका अगस्त में पेपर होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे कितना बड़ा आंदोलन हो जाए, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आपका अगस्त में पेपर होना निश्चित है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर आपको नज़दीक हो तहीं जाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठकर भी समर्थन किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है, एक गोला समान ऊंचाई से दो भिन्न अवतत सतहों पर भिन्न कणों के लुढ़कते हुए नीचे की ओर आता है, तो यह ऐसा कारण क्या है। चलिए बताइए क्या होगा इसका कारण। इसका जो कारण होगा वो क्या हो जाएगा, तो साथ ही यह समान गति के साथ यह क्या हो जाएगा, तो यह समान समय के साथ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा साथ ही, गोले का वेग अवतन तल सतह की ऊंचाई तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण पर आधारित होता है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी समान गति के साथ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया है, समान गति के साथ हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्न में से किस में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है। जल्दी से बता दीजिए हाइड्रोजन बंध जो है इसमें से किस में नहीं है। साथ ही यह आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा साथ ही, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा CH4, ठीक है। CH4 जो कि हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है जब अणु में अधिक विद्युत श्रावण कोणीय परमाणु, जिसको हम क्या कहेंगे, तो N या फिर आपका O कहेंगे, तथा F, ये क्या हो जाएगा, तो साथ ही यह उपस्थित जब होंगे तब ही आपका क्या होगा, तो हाइड्रोजन बंद होते हैं, तब नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, CH4 हो जाएगा। कहता है निम्न में से किसका आयन विभक्त सबसे कम होता है। आयन विभक्त जो सबसे कम होता है साथी, यह किस एलिमेंट में होता है, तो यह आपका हो जाएगा क्या, CS में, ठीक है। CS जो कि हम साथी सीजियम भी कहते हैं इसको, जो कि आपका परमाणु
में ब्रह्मतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिकीय से सबसे दूर स्थापित होता है। अतः CS परमाणु की वाहितक कक्षा से इलेक्ट्रॉन को विस्थापित करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप से विस्थापित नहीं है? साथ ही आपको पता होना चाहिए आधुनिक आवर्त सारणी, ये आप लोग बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को प्रतिपादित किसने किया था, वह कौन व्यक्ति थे, वह कौन साइंटिस्ट थे साथी जो कि आधुनिक आवर्त सारणी को प्रतिपादित करती हैं, ये आपको बता देना है कमेंट में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका अंततः संक्रमक तत्व। ध्यान से समझना है। साथ ही हम आधुनिक आवर्त सारणी को देखें तो हम पाएंगे कि अंततः संक्रमक तत्व आवर्त सारणी के मुख्य संरचना का हिस्सा ना होकर आवर्त सारणी के में नीचे की ओर व्यवस्थित होता है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, तो साथ ही इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है युग्मन तथा विकर्षण ये दोनों किसकी अवस्थाएं हैं? जल्दी से बता दीजिए। एक है तरफ है आपका युग्मन, दूसरा तरफ है आपका विकर्षण, ये दोनों किसकी अवस्थाएं हैं? जल्दी बता दें। तो यह आपका हो जाएगा क्या साथी, ऑप्शन नंबर ए लिंकेज की। ठीक है, लिंकेज की अवस्था में के लिए लिगमत तथा विकर्षण की अवधारणा निरूपित की गई है, जिसमें हम बात करें तो हाइड्राब्रिड कोर्स में अप्रत्याशित परमाणु को समझाने के लिए वेटसन एवं पुनेट ने इस अवधारणा को क्या किया था, तो समझाया था। किसने समझाया था, फिर से बता रहे हैं, वेटसन और पुनेट ने, ये दो व्यक्ति थे जिसने इसको प्रतिपादित किया था, इसको समझाया था। हम बात करें आगे तो कहता है RNA में थाइमिन के स्थान पर क्या स्थापित होता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका यूरेनिस। ठीक है, यूरेनिस हो जाएगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के जनक हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चिकित्सा के जो जनक है साथी कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके कौन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स की अगर बात करें तो हिप्पोक्रेट्स ग्रीक शारीरिक वैज्ञानिक थे जो कि इन्होंने चिकित्सा के जनक भी इनको कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने सर्वप्रथम बीमारी को ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम हिप्पोक्रेट्स ने अपने, ध्यान से समझना है, हिप्पोक्रेट्स ने सर्वप्रथम बीमारी को उनके लक्षण के आधार पर वर्गीकरण का क्षीण तीव्र स्थापित तथा महामारी के रूप में बताया था। तो इनके बारे में आप लोग याद रखेगा। हम बात करें आगे तो कहता है थाइमस ग्रंथि में स्रावित हार्मोन्स का क्या नाम है? अब आपका बायोलॉजी आ गया है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही यह आपका हो जाएगा आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थाइमोसिन होगा। थाइमोसिन एक क्या है, तो अंतःस्रावित ग्रंथि है जो कि थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है, और थाइमस ग्रंथि टी लिटमोसाइट कोशिका को परिपक्व कर शरीर का प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौता में प्रावधान था क्या? अभी जस्ट हम ऊपर के स्लाइड में आपको बात की है पूना समझौता के बारे में, तो जल्दी से बता दीजिए। देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, और हम जो बोल रहे हैं यह भी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा कितना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा, आपको हम 100% गारंटी देंगे कि मेरा एक दिन का काम नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, कई वर्षों का अनुभव रहा है, कितने वर्षों से हम BPSC का, UPPSC का, ये सब का सिलेबस देखते आ रहे हैं, इसका डिस्कस करते आ रहे हैं, तो एक प्रकार से हो जाता है लगाव। आपको हम बता रहे हैं कि आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, देखिएगा वहीं से पूछा जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं आप लोग कीजिए, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। अब कारण सबसे बड़ा क्या है कि आपका पहले क्या था, तो सिर्फ बिहार से आपका एग्ज़ाम था। अब भाई बिहार से नहीं है, अब आपका पूरा भारत से है। अगर अपने बिहार में आपको जॉब लेना है, अगर अपने बिहार में का विकास आपको करना है और बाहरी को एंट्री नहीं देना है, तो आपको थोड़ा डबल तिरपल मेहनत तो करना होगा साथ ही, नहीं तो फिर आपके घर में कोई और जगह पालेगा और आप मुँह देखते रह जाइएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। चलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या, तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था, जो कि कब हुआ था, 24 सितंबर वर्ष 1932 में यह पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है। ठीक है, कहाँ हुआ था हम अभी जल्दी बताए हैं, यरवदा जेल में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच होता है।
हम बात करें अगर आगे तो कहता है बिहार के लौंगी भुइयाँ जिसे दूसरा माउंटेन मेन भी कहा जाता है, किस जिले में है। साथ ही आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करें। तो यह गया में है, ठीक है, गया में है माउंटेन मेन। जिसको किसको कहते हैं माउंटेन मेन, तो याद होगा आपको, दशरथ मांझी को माउंटेन मेन कहते हैं, याद कीजिए इस बात को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर होने देंगे। साथ ही बिहार के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक वंश के बारे में पूछ दिया है आपसे बिहार के संदर्भ में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से समझना है आप सभी को। इसका राइट जो आंसर होगा साथ ही क्या हो जाएगा, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। समझना है फिर से ध्यान से। वर्ष 1324 का समय है, कब है, वर्ष 1324 ईस्वी का समय है। बंगाल अभियान से साथ ही आपका गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के कर्नाटक वंश के सम्राट नरसिंह को पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार किया। इस विधि से कर्नाटक वंश का अंत हो गया और हरि सिंह कर्नाटक वंश का अंतिम शासक साबित हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहता है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची में दिए गए कोड की सहायता से आप उत्तर का चयन कीजिए। चलिए बात करते हैं हम सूची 1 की और सूची 2 की। तो आपके सामने सब कुछ बताया गया है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो हम बताए नहीं होंगे। सूरत विभाजन कब हुआ था, सांप्रदायिकता कब अधिनियम कब आया था, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, जल्दी से बता दीजिए। साथ ही यहाँ पे आपका कोड के माध्यम से उत्तर देना है, जल्दी से दीजिए। देखिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतिहास हो, पॉलिटी हो और आपका ज्योग्राफी हो, खास करके 3 सेगमेंट का हम पूरी तरह से 100% गारंटी लेंगे कि हम इतना डेप्थ आपको बता दिए हैं, इतना डेप्थ पढ़ा दिए हैं कि आपको यहाँ से नंबर नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए, 100% गारंटी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं देखते होंगे तो हम तो वीडियो यहाँ से आपको डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं। मेरा काम है आपको पढ़ाना, बताना, वीडियो लेक्चर देना। आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं ये मुझे नहीं पता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका सूरत विभाजन हुआ, सबसे पहले आपका क्या हुआ था साथी, सबसे पहले आपका होता है सांप्रदायिकता निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, यह आपका कब होता है, तो आपका साथी यह होता है वर्ष 1909 में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो कौन थे, तो यहाँ के वायसराय थे। उसके बाद साइमन कमीशन होता है वर्ष 2027 में। इसके बाद देशव्यापी आंदोलन आता है आपका, कहाँ पे साथी, देशव्यापी आंदोलन होता है आपका। उसके बाद आपका होता है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड के बाद आपका, एक सेकंड क्षमा चाहेंगे साथी, हम आपका दूसरा आंसर बोल रहे थे। सेट, अच्छा कोई नहीं, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 64 है ना। चलिए सूरत विभाजन कब हुआ था, वही तो हम सोचे कि यहाँ पे थोड़ा सा आप आज, सूरत विभाजन आपका कब हुआ था, तो सूरत विभाजन साथी आपको याद रखिएगा, यह आपका वर्ष 1907 में होता है। कब होता है, जब आपका गर्म दर और नरम दर विभाजन होता है तभी ना सूरत विभाजन होता है। उसके बाद आपका सांप्रदायिकता होता है, यह आपका कब आता है, तो वर्ष 1932 में। यही सांप्रदायिकता के बाद क्या होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, आपको याद रखना होगा। इस गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट हुआ है, अभी जस्ट हम बात किए हैं। उसके बाद आपका आता है सर्वदलीय सम्मेलन, यह कब होता है, तो आपका वर्ष 1928 में होता है। ठीक है, सर्वदलीय बैठक कब हुआ, वर्ष 1928 में, जिसमें नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है साथी। उसके बाद आपका पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और यह कब स्वीकार होता है, तो वर्ष 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें हम आगे। देखिए थोड़ा सा गलती हो जाता है, लेकिन आपको जो भी देंगे ऑथेंटिक देंगे। अब यहाँ पे कोई और होता तो आगे बढ़ जाता, लेकिन गलती हुआ तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए हम बात करें तो कहता है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए हैं, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए हैं। यहाँ पे आपके सामने है 4 कंपनियां हैं, कौन सबसे पहले आई है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या साथी, तो पुर्तगाली सबसे पहले आई है। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आई है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हम अगर बात करें आगे तो कहता है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है।
साथी जल्दी से बता दीजिए। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले हम बात करें इसका, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर होगा। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो कामागाटू मारा प्रसरंग है, जो कि हम बताए हैं कामागाटू मारा प्रसरंग क्या है साथी, तो एक प्रकार का जहाज है, एक प्रकार का नाव है। ठीक है, जो कि आपका कब होता है, तो सितंबर 1914 में। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्या होता है साथी, तो उसके बाद आपका यहाँ पे आपका महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है, जो कि वर्ष 1915 में होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, तो इसके बाद आप लोग इस प्रकार से आप लोग याद रखेगा। फिर कहता है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, क्या जल्दी जल्दी बताइए। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो थे साथी, ये क्या थे, तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताए हैं। हम बात करें अगर आगे, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जब वर्ष 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था, वह कौन सा विभाग था। लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था, यह आपका साथी कौन सा विभाग था, तो वित्त विभाग था। परसों के हम प्रैक्टिस सेट में ये बात चर्चा किए हैं, तो आप लोग याद रखेगा। कब हुआ, वर्ष 2 सितंबर आपका वर्ष 1946 को, ध्यान से समझना है, को नवनिर्वाचित विधानसभा में 12 सदस्य भारत की अंतिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने आरंभ में अंतिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर वर्ष 1946 को उसने 5 सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया, जिसमें लियाकत अली खां को अंतरिम सरकार के वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। यह बात आप लोग याद रखना है। हम बात करें आगे, तो कहता है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित किए गए हैं और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए बताइए, मार्ले मिंटो सुधार, देखिए यहाँ पे आपको ये प्रश्न मार्ले मिंटो सुधार फिर से आ गया है, अभी हम ऊपर गलती से जिक्र कर दिए थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, साथ ही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा कौन कौन सा सही होगा। मार्ले मिंटो सुधार है, साइमन कमीशन है, चौरी चौरी कांड है, और आपका क्या है, तो दांडी मार्च है। क्या आपको चौरा चौरी कांड नहीं बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है। दांडी मार्च नहीं बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है। साइमन कमीशन नहीं बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे, आपको जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका आ गया है, क्या है, तो सूची 1 और सूची 2 को फिर से सम्मिलित कीजिए। चलिए कीजिए, बहुत आपका सूची पूछा जा रहा है। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतिहास में हम कितने बार बोले हैं कि समय को याद रखिएगा, कालक्रम को याद रखिएगा, उस समय क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किसके द्वारा नेतृत्व किए गए हैं, सारे बात को आप लोग याद रखिएगा, तभी आप इतिहास में मास्टर बन पाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले क्या था, तो बटलर समिति भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच हुआ था, जो कि वर्ष 1930 में यह रिपोर्ट आया था। फिर आपका क्या होता है, तो हॉन्टिंग समिति आता है। आप लोग यहाँ पे देख लेंगे हॉन्टिंग समिति कब आता है, तो हॉन्टिंग समिति आपका आता है साथी वर्ष 1929 में। ठीक है, उसके बाद आपका हंटर जांच समिति, जो कि वर्ष 1930 में वर्ष 1919 में होता है। हंटर जांच समिति कब होता है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, याद कीजिए। उसके बाद मुर्शिद समिति रिपोर्ट आपका 1924 में आता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। हम बात करें अगर आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा सूची वाला काफ़ी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन काफ़ी आज दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, तो कहता है राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को सम्मिलित कीजिए। चलिए बताइए, राष्ट्रीय पार्क है और वन्य जीव हैं, कहाँ कहाँ पे क्या है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही क्या हो जाएगा, बादीपुर होगा, जो कि बाघ अभ्यारण्य है। काजीरंगा आपका एकल सिंह गेंडा अभ्यारण्य है। उसके बाद आपका सुंदरबन है, जैव मंडल बाघ अभ्यारण्य, और सीलम पीला जो कि हाथी अभ्यारण्य है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यदि जल प्रदूषण इसी गति में होता रहा तो अंतोगतवा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी, तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन
अनुपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर जलीय प्रदूषण इसी प्रकार से होते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सच है कि जल में अगर प्रदूषण होते रहेंगे तो साथ ही एक समय आएगा जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरकार की बांध परियोजना का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य, जल्दी से बता दीजिए। सरकार की बांध परियोजना का जो उद्देश्य है क्या है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए सरकार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथ ही क्या, तो यह होगा आपका भारतीय बाघ को समाप्त से बचाना। ठीक है, भारतीय बाघ को जो विलुप्त के कगार पर हैं इसको रोकना साथ ही क्या है सरकार का उद्देश्य है। हम बात करें आगे तो कहता है मैदानों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है, कितना है, तो जल्दी से बताएं इसका न्यूनतम प्रतिशत कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर साथ ही क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 33%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा, बहुत बार बताएं, एक बार नहीं लगता है 10-15 बार बता दिए हैं इसके बारे में। तो यह आपका क्या हो जाएगा साथी, तो एजी टांसेल के द्वारा। ठीक है, एजी टांसेल के द्वारा यह आपका राइट आंसर होगा, जो कि पांतरिक एवं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पांतरिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम इसको कहते हैं, जो कि एजी टांसेल के द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1935 में इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पारिस्थितिकी के जनक के हैं, साथ ही पारिस्थितिकी जनक कौन है, बहुत बार बताएं पारिस्थितिकी के जो जनक हैं कौन हैं, तो यह आपका अर्नस्ट हैकेल हो जाएंगे। अर्नस्ट हैकेल जो कि साथ ही पारिस्थितिकी के जनक हैं और पारिस्थितिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर आगे तो कहता है जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या, तो अनुवांशिक विभिन्नता का। ठीक है, अनुवांशिक विविधता का इसका राइट आंसर होगा, यह आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रता के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है, कैसे बढ़ता है जल्दी से बता दीजिए। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो बी क्या हो जाएगा, जलपादप, घोंघा और मछली और पंछी, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो अंतिम प्रश्न है यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंतिम क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक सेकेंड, अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है किस नगर में के प्रदूषण वाले उद्योग को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार परिवर्तन करना होगा। क्या कह रहा है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योग को प्राकृतिक गैस में आधारित उद्योग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश अनुसार परिवर्तन करना होगा, यह किस नगर का हो जाएगा साथी, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आगरा। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इस आगरा नगर महामुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि विश्व के एक अनूठा धरोहर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहीं पे यह बात की गई है, तो इस प्रकार से आपका साथी याद रखना है। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 11 आपका समाप्त होता है। किसी भी साथी को अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, पढ़िएगा नहीं तो फिर आप पीछे रह जाइएगा। ठीक है, एक बार नहीं बार बार बोल रहे हैं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लगातार पढ़िए। एक बार जितना पहले मेहनत कर रहे तो उसे डबल ट्रिपल कर दीजिए, बस 1 महीना 2 महीना का बात है, फिर आपका जीवन बेहतर होगा, फिर आपका जीवन तर जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट कीजिए और पढ़ाई कीजिए कि ताकि दूसरा कोई आपका बाहरी आपके जगह पे ना ले ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल के जो ज्वाइन बटन है साथी, उस ज्वाइन बटन पे आप लोग 89 रुपीज़ का एक ज्वाइन बटन है, जो कि आप इसको कर सकते हैं साथी, और आपको व्हाट्सएप पे यह PDF पूरा कंप्लीट बुक का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर आपको किरण पब्लिकेशन का, रुक्मणी पब्लिकेशन का और यह रंजीत IAS सर का तीनों बुक चाहिए कंप्लीट, साथ में मैथ रीजनिंग पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप साथी 299 का कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे आपका ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पे आप कर यह परचेस कर आप हमारे एक डिस्प्ले पे नंबर आएगा, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो आपको सारा बुक कंप्लीट पूरा डिटेल में PDF कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें साथी क्लास को। कोशिश कीजिएगा कि आप सभी को मार्केट में मिल जाए, अगर ना मिले तो आप लोग इस चीज़ को कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन कर पाएँ।